नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बोहर पोस्टुलेट पढ़ चुके थे, ठीक है। बोहर ने कुछ 4 पोस्टुलेट बताए थे, जिसमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट की रेडियस और एनर्जी फिक्स्ड होगी, ठीक। एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसकी ऑर्बिट और एनर्जी एकदम फिक्स्ड होगी। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी का एनर्जी का चेंज होगा, चेंज इन एनर्जी, यानी एनर्जी जो होती है ऑर्बिट की डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ बदलेगी नहीं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तभी जाएगा जब वो चेंज इन एनर्जी के बराबर, यानी दो ऑर्बिट की एनर्जी की चेंज के बराबर एनर्जी ले लेगा, तब ऊपर जाएगा, यानी दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर वहां से उतनी ही अमाउंट में एनर्जी रेडिएट करके वापस आएगा। तीसरी बात, फ्रीक्वेंसी पढ़े थे हम लोग कुछ समय। वो जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन में एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जाने के लिए, तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगी, वो होगी डेल्टा ई अपॉन एच। तीसरी चीज, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। अब इसी के आगे है बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोहर्स की थ्योरी, बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें इन्होंने क्या बताया? तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या पढ़ रहे हैं? बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। उसमें हमने पहली चीज पढ़े थे बोहर्स पोस्टुलेट। अब हम पढ़ रहे हैं बोहर्स थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं? बोहर्स थ्योरी। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, यहां पर देखिए इस कलम से, यानी रेड से, एक अलग से कि 1 2, फिर इस तरह से एनर्जी वाला 3। अब इसके और भी सारी चीजें अभी रेडियस में बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे। द स्टेशनरी स्टेट, इसमें क्या है? पहली चीज, द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन और नंबर। स्टेशनरी स्टेट क्या होते हैं? नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। 1 2 3 4 इस तरीके से। दिस इंटीग्रल नंबर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या उसी को स्टेशनरी स्टेट, या उसी को सेल, या उसी को ऑर्बिट, ठीक। यानी दीज स्टेशनरी, यानी द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्स। दिस इंटीग्रल नंबर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट अगर आपसे पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे? तो उसका डेरिवेशन तो यहां दे रही रखा है, तो हम लोग डेरिवेशन उसका करेंगे भी नहीं, क्योंकि 12th में जो फिजिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड पार्ट, 12th की फिजिक्स सेकंड बुक पढ़ेंगे, तो उसमें एक जगह चैप्टर है एटम, वहां पर हम लोग को ऑलरेडी मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसकी डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगा कहीं पे कि डिराइव करके दिखाइए। इस पे सवाल बनते हैं, उन सवाल के आंसर आते हैं, मतलब निकालने होते हैं, वो जरूरी है, ठीक। तो डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। यानी द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज फॉर हाइड्रोजन एटम Rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a नॉट n स्क्वायर, जहां a नॉट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर या फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम। यही इसको 9 वाले को हमने 3 बना लिया और एंगस्ट्रॉम में कर लिया, ठीक ना। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता होगा 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए इसी तरह अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ऐसे आयंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, तो हीलियम प्लस हो जाएगा, लिथियम +2 हो जाएगा, बेरिलियम +3 हो जाएगा। तो Rn इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। ये क्या चीज है? Rn इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जेड जहां पर है वो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर आयन। n क्या है? नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसको याद कैसे कर लेंगे? बहुत तेजी से, यानी रेडियस की चक्कर की बात चल रही, यानी रेडियस कुल मिलाकर। तो रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट, ठीक। तो रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज फॉर हाइड्रोजन एटम Rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a नॉट n स्क्वायर, a नॉट n स्क्वायर, a नॉट n स्क्वायर। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, ये दोनों के लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक दोनों, क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, जहां a नॉट की वैल्यू क्या है? 0.52, यानी 52.9 पिकोमीटर या फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम में 5-3 एंगस्ट्रॉम, 3-5 नहीं, 5-3 एंगस्ट्रॉम। इसको भूलिएगा मत। हीलियम प्लस के लिए देखिए आयंस है, आयंस विच आर सिमिलर टू हाइड्रोजन एटम। ऐसे आयंस जो हाइड्रोजन एटम के बराबर होंगे, जैसे ही होंगे, बराबर नहीं, जैसे, ठीक ना।
तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। देखिए इसमें n स्क्वायर ऊपर रहता और z नीचे रहता, एनर्जी वाले में z स्क्वायर ऊपर रहता है n स्क्वायर नीचे रहता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी सवाल लगाते समय कि n स्क्वायर, Rn में n स्क्वायर ऊपर और z नीचे। अल्फाबेट में सबसे नीचे क्या आता है? z। तो यानी z सबसे नीचे, Rn में क्या, यानी Rn का मतलब रेडियस के चक्कर में, यानी रेडियस जब हम निकालेंगे तो z को नीचे रखेंगे, z को नीचे रखेंगे, n स्क्वायर को ऊपर रखेंगे। और इसकी यूनिट लिख लीजिए एंगस्ट्रॉम, इसकी पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, ठीक, यूनिट। Rn इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक। जहां Rn क्या है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर आयन, N क्या है? नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, ये चीज आपको याद रखनी एंगस्ट्रॉम में या फिर पिकोमीटर में, ठीक है, जैसा दिया जाएगा। केवल अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात चल रही, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस दोनों की बात चल रही, ठीक। तो अब आगे कुछ नोट्स लिखिए, नोट्स नंबर 1। बहुत तेजी से कुछ नोट्स। तो रेडियस का फॉर्मूला बताइए कि किसी रेडियस को निकालना हो, मतलब हाइड्रोजन लाइक हो चाहे हाइड्रोजन हो, उसके लिए तो जो वाला फॉर्मूला याद करना वो कौन सा है? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। ये हमेशा याद रहना चाहिए। जब हमेशा याद रहता है चीज तो सवाल लगाने में बड़ा मजा आता है। आप लोग क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं, फॉर्मूला नहीं याद होता, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। हेडिंग डालिए नोट्स। अब कुछ नोट्स लिख लीजिए। नंबर 1, ये यहीं से लिखिए। नंबर 1, अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात चले, जैसे यहां पर लिया हुआ है फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो Z इज इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चाहिए हमें रेडियस ऑफ द स्टेशनरी, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसे लिख दीजिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक, ये ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट यानी n की वैल्यू 1। इसका मतलब हम इसको निकालेंगे तो r कितना आ जाएगा? r इज इक्वल टू, जब यहां पे फॉर्मूला क्या था अभी देखिए 0.53 या फिर वही 52.9, ये वाला लिखेंगे तो ये इसी को A0 बोला गया बाद में, यहाँ n स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर, ठीक, यही था पिकोमीटर में, ये वाला था पिकोमीटर में, ये साफ साफ लिख लीजिए, यहाँ एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पिकोमीटर में। तो यहीं पे रख दीजिए अब उठा के, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो सीधे सीधे कुछ नहीं मिलेगा आपको, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 इज इक्वल टू 2 वैल्यू है, देखिए, एक तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए। तो सबसे पहले जो बुक में लिखा हुआ उसको लिखिए, इसको पिकोमीटर, या फिर R1 इज इक्वल टू 50, ये वाला नहीं, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस चीज को बोला जाता है बोहर रेडियस। हालांकि सवाल में सबको बोहर रेडियस बोलेगा, कहेगा कि सेकंड बोहर रेडियस ऑफ लिथियम +2 इज, है ना, थर्ड बोहर रेडियस, थर्ड ऑर्बिट के लिए थर्ड बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस तो सभी को बोला जाएगा, लेकिन ये स्पेशली R1 के लिए बोहर रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बोहर रेडियस। तो इसको लिख लीजिए, ये क्या है? बोहर रेडियस, बोर रेडियस जिसको आप लोग पढ़ते हैं, बोर रेडियस। चलिए हम भी वही पढ़ेंगे, ठीक है, बोर्स रेडियस है, ठीक। ये बात हो गई। आगे बता रहे हैं, देखिए दूसरा नोट, कह रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम अगर जो R1 है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसी को R0 मान लिया जाए, तो बताइए R2 R3 R इसमें क्या रिलेशन बनेगा? तो R2 जब निकालेंगे तो यानी n इक्वल टू 2 के लिए, ये किसके लिए था? n इक्वल टू 1 के लिए। यहीं पे बगल में थोड़ा सा लिख लीजिए इसको शॉर्ट करके कि फॉर हाइड्रोजन एटम है ये, और है n इक्वल टू 1 के लिए,
ठीक, यहाँ n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए R2 निकालना है। R2 हम निकालेंगे तो क्या लिख देंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम को R0 मानना है या A0, क्या लेना R0, क्या हो जाएगा R0 पहली वाली चीज। अब देखिए केवल n स्क्वायर करना था, तो यानी 2 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 4, तो यहां हम सीधे सीधे लिख दें 4R0। ठीक, इसी तरह से n इक्वल टू 3 के लिए अगर निकालना हो तो R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9R0। इसी तरह से n इक्वल टू 4 के लिए निकालना हो तो R4 इक्वल टू 16R0। बात समझ में आ रही? ये सिर्फ इसके लिए हाइड्रोजन के लिए, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के लिए है ये, ठीक ना। तीसरी बात, अब हम फार्मूले में अपने ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो रेडियस का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड दिया हुआ है, ये है फार्मूला। तो क्या यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। कहेंगे इसका क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है कंपैरिजन में। कहां इस्तेमाल करना है, कंपैरिजन में बिटवीन द टू रेडियाई, ठीक है ना, या दो अलग अलग एटम्स की रेडियाई के बीच में। जैसे आपसे कह दिया जाए यहीं पर कि एक एटम ए है और एक एटम ये, ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ये, ठीक, और इसका न्यूक्लियस हो जाएगा ये, इसमें भी एक न्यूक्लियस हो जाएगा, इसको मान लीजिए ए है ये भी है, ठीक। कह रहे हैं ये R1 है रेडियस, ये R2 है रेडियस, और यहाँ N1 है और ये N2 है, ठीक। पहले के लिए N1 N2 N2 ठीक है, लेकिन ये N1 N2 अलग अलग चीजें यहाँ पर, ठीक। और इसका जो एटॉमिक वेट दे रखा है और एटॉमिक नंबर वो Z1, इसका दे रखा है Z2। तो बताइए दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक रिलेशन बनाया जाता है, ठीक। तो हो जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 होल स्क्वायर। देखिए इसी में रखेंगे तो आ जाएगा, देखिए ना ये सीधे सीधे यहीं पर N1 स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बाई Z1, ठीक। अब फिर N2 क्या हो जाएगा Z2 बाई Z1, इसको याद रख लीजिए, ये कंपैरिजन में काम आएगा, इसी पे सवाल आएगा अभी। ये 3 नोट्स हैं, ठीक ना। n इक्वल टू 2 के लिए R2 इक्वल टू 4R0 R3 9R0 R4 16R0। आपको कंपैरिजन करने के लिए कह देगा कि R3 और R4 के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये R1 इक्वल टू R0 है तो, या R2 R3 के बीच में क्या रिलेशन है अगर ये R1 इक्वल टू R0 है तो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए पूरा। क्या आएगा बोहर, सब बोहर रेडियस, सेकंड बोहर रेडियस, थर्ड बोहर रेडियस, फिफ्थ बोहर रेडियस, ये बोहर रेडियस ही टर्म यूज किया जाएगा सवाल में, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए तुरंत। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो बुक में दिया हुआ है वो सब लगा लेते हैं, ठीक ना, तुरंत। तो जो फॉर्मूला था वो याद है कि नहीं, याद है, बिल्कुल याद है। 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। आर में रेडियस में n स्क्वायर ऊपर रहता है, जेड नीचे रहता है, यही भूलता है अक्सर। रेडियस में एनर्जी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं अरे ये क्या था। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए फट से, आप लोग तो इतने अच्छे बच्चे हैं पूछिए मत। चलिए एग्जाम्पल कह रहा है द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट। देखिए बोहर ऑर्बिट तो हाइड्रोजन के लिए पहली वाली थी, वो तो थी, लेकिन सवाल में इसी तरह से मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, वो सेकंड ऑर्बिट सिंपली क्या हो जाएगा, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट जिसको बोला जाता है, ठीक, ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज, आयन लिखा हुआ है इसके लिए, हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, देन रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, देन थर्ड
ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन विल बी, ये सवाल है। तो आपको क्या करना है, अब सिंपली जो कंपेयर, देखिए अब दो एटम्स है हमारे पास अलग अलग, एक है लिथियम और एक है हीलियम। तो यहां पर हम लिख लें इसको, बिल्कुल लिख लीजिए, यहां पर है हीलियम और यहां पे है लिथियम प्लस 2, ऐसे लिख लिया करिए आप लोग पहले, ठीक। इसके लिए जेड की वैल्यू, अब इसमें क्या सोचना है, अभी तो फटाफट याद होगा, ये एटॉमिक नंबर कुछ हद तक याद रख लीजिए अभी, जब तक आगे नहीं चल रहा एटॉमिक नंबर सब आना चाहिए। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। इसमें कौन सी ऑर्बिट, सेकंड, तो इसके लिए n1 की वैल्यू, इसको Z1 मान लीजिए, इसको Z2 मान लीजिए, इसको n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सेकंड यानी 2, यहाँ पे n2 की वैल्यू 3, इन्हीं के बीच में कंपेरिजन करना है। ये जो फॉर्मूला था वो क्या था, R1 अपान R2 इज इक्वल टू n1 की, अब डायरेक्ट वैल्यू रखते क्या, चलिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं फिर वैल्यू रख दे रहे हैं, R1 अपान R2 इज इक्वल टू n1 बाई n2 का होल स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1, यही था, ये Z1 है भाई साहब। अच्छा हमारा 2 और Z मतलब जैसे लग रहा है एक का है, नहीं एक का नहीं है, मतलब समझ जाइए, ये Z1 ये Z2 ये Z1, ठीक ना भैया। अब इसी का इस्तेमाल करना था, तो हो जाएगा R1 अपान R2, अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, n1 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर कर लीजिए 4, n3 की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर कर लीजिए 9, इंटू आ जाइए Z2 3 अपान Z1 2, 2 से ये कट गया खूबसूरती से, ये कट गया 3, यानी R1 अपान R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब जो R2 हमसे पूछा गया है वो किसके बराबर है, 2/3 R1 के, नहीं 3/2, यानी 1.5 आ जाएगा सीधे सीधे, यानी 1.5 R1 की वैल्यू रख दें यहाँ पे, चूंकि R1 दे रखा है इसके लिए, R1 इज इक्वल टू है 10558 पिकोमीटर, ठीक ना। ये इसको रख दे यहाँ पे इंटू, बात समझ में आ रही है, देखिए R2 हो जाएगा, R2 को इधर ले जाइए, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है ना। ये हम लोग बेसिक मैथ में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन में जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ वैल्यूज हैं आप याद कर लीजिए, ठीक है, तो वहां से याद करके आएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 1.5, अब इसको रख दीजिए, कितना हो जाएगा 105.8, ये रख दीजिए पिकोमीटर में। अब इसको करना होगा इसका एक ही तरीका है, आपको 15 का टेबल आता रहेगा तो खूबसूरती से कर लेंगे, 15 × 120 को 0 हासिल 12, 15 × 5 देखिए 75, और 75 और 12 87, यहां सीधे सीधे 87 लिख दीजिए, 15 कम 15, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंक बाद इधर से छोड़ के लगाया जाता है, 1 और ये 2, 1 और ये 2 ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना। ये हो जाता है आंसर किसमें, पिकोमीटर में, ठीक। ये R2, यही वैल्यू आंसर में आ जाएगी। आराम से कैलकुलेशन करिए, सही आता है। कभी कभार क्या होता है जल्दीबाजी में ये गड़बड़ हो जाता है, तो हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है, वो हमसे भी हो जाता है, ऐसा नहीं हर सभी से हो जाता है, बहुत तेजी में लगा रहे तो गलत हो जाता है, लेकिन आराम से करिए सही होगा, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2 मिनट में एक सवाल लगा रहे हैं, ठीक, और बहुत जल्दी से लगा रहे हैं, अगर तो गलत हो गया तो क्या फायदा उस टाइम का, तो आराम से लगाइए, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द बोहर रेडियस, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट करिए बहुत तेजी से, द बोहर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज, ये सवाल है, फॉर द हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए n इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, n इक्वल टू 1 के लिए इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहे हैं द बोहर रेडियस, द रेडियस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 के लिए, कामा
फर्स्ट, अब एक देखिए यहां पे यूज किया गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्या चीज है, आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, अभी तो बताया नहीं आपने, तो बता दे रहे। एक्साइटेड स्टेट इज फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ही होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ही है, ठीक है। तो देखिए जब आप यहां इस तरह से लाइन बनाते हैं 1 2 3, कहते हैं ये सेल है, ठीक है ना, ऑर्बिट है, स्टेशनरी स्टेट है, n इक्वल टू 1, तो इसको लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये n इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। स्टेट ये है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ठीक है ना। यह सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आप समझ गए है, यानी n इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 के लिए सेकेंड, 4 के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अब हमें यहां क्या इस्तेमाल करना, देखिए यहीं पे पूछे गए हैं, यानी ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब क्या पूछे हैं, n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक। अब वहां पहले से ही दे रखा है तो हमको तो पता है वो कितना होता है, यानी अगर R1 इज इक्वल टू कितना है। अब ये ना भी देते तो क्या फर्क पड़ता, ये अगर ना देते तो क्या फर्क पड़ता, सवाल तो सिर्फ इतने से है। और हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या n इक्वल टू 2 के लिए रेडियस बताइए, तो यही चीज हम ये सीधे सीधे लगा दें। R2 इज इक्वल टू 0.53, ये जो फॉर्मूला होता है इंटू n स्क्वायर था, तो अब यहां n की जगह क्या आ जाएगा 4, n स्क्वायर की जगह 4, आपस में मल्टीप्लाई करते 4 3 12 को 2 और 4 5 20 और 1 21, 2 के बाद 10 मिनट लगाइए, आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। बात समझ रहे हैं आप। सवाल में अगर ये ना रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो रेडियस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज कितना होगा फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हम तुरंत लगा लिए। R2 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता था, केवल हाइड्रोजन वाला चाहिए, तो हाइड्रोजन वाले में n स्क्वायर था, उसी का इस्तेमाल किया, आंसर आ गया। अगला सवाल है अगला सवाल, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इन द टर्म्स ऑफ, ठीक, द हाँ लिखने में वो गड़बड़ हो जाएगा, चलिए बढ़ा के वहीं लिख देंगे उसको। द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक, इन द टर्म ऑफ ए नॉट, किसके लिए, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ठीक है ना, अगर नहीं तो फिर से बना दे रहे हैं यहीं पे। यही था, ये n इज इक्वल टू 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। इसको बोला गया कि ये ग्राउंड स्टेट होता है, इसको बोला गया ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक, इसको बोला गया था कि ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक, इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ऑर्बिट, ठीक, इन द टर्म ऑफ ए नॉट, ऑफ ए नॉट, ठीक, इन लिथियम प्लस 2 इज, यही क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट बताइए इन द टर्म ऑफ ए नॉट, ए नॉट के टर्म में, जैसा कि ए नॉट हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ था, इन द लिथियम प्लस 2, लिथियम प्लस 2 में क्या होगा, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला तो हम लोग को याद ही है, Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, और यहां क्या दिया हुआ है लिथियम प्लस 2, इसके लिए कौन सी ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 और z की वैल्यू हमको पता है, z इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत भैया, लिथियम के लिए 3 होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, 4 5 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे अभी तो, ठीक, ये आगे सब याद करना रहेगा। आप क्या लगा देंगे, आर का फॉर्मूला लगा देंगे, कह रहा है इसको आर नॉट मान लीजिए, मान लिया भैया, आर नॉट मान लिया, इंटू एन स्क्वायर कर दीजिए, एन की वैल्यू तो 4, यहाँ पे बटे 9, यानी आर इज इक्वल टू 4/9, कौन सा आंसर है, अरे 9 कहां 3, गड़बड़ हो गया था।
ये 4/3 आर नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया। अगला सवाल इस तरह से लिखिए, अगला सवाल लिखिए। ये सब नीट में आए हुए सवाल है इसी तरीके से, छोटे 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 छोटे, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप लोग कैलकुलेशन में फंसते हैं, बाकी तो सब कर लेते हैं। थोड़ा सा देखा कि डेसिमल वोसिमल है, पावर में है, तो आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग नीट की तैयारी करने वाले हैं, तो नीट की तैयारी करने में वैसे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन का मैटर रहता है, तो आराम आराम से करेंगे हम लोग, कोई घबराने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे, इतना टफ भी नहीं आता है कि वो लगे ही ना एकदम किसी से, ठीक है ना। अगला सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन, ये भाई ई कौन एफ बनाए हो, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, लिथियम +2 इज डेल्टा R1। आगे फुल स्टॉप। द डिफरेंस बिटवीन, वही रेडियाई ऑफ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज डेल्टा R2, ठीक, फुल स्टॉप। आगे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डेल्टा R1 और डेल्टा R2 क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, अगर यही सवाल है तो यही सही, क्या करना अपने को, तो कुछ करना है नहीं ज्यादा। ठीक, पहले में कह रहा है लिथियम है, तो लिख लिया हमने लिथियम, वो भी +2, और यहां कह रहा है हीलियम, हीलियम लिख लिया। आराम से लिखना एकदम। देखिए इसके लिए जो जेड की वैल्यू 3, पहले तो ये जेड की वैल्यू 3, और एन कह रहा है n1 = इसके लिए कितना 3, n2 कितना 4। ठीक, इस तरह से इसके में लिख लीजिए, जेड की वैल्यू 2, n1 3, n2 4। ठीक, अब थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, और डिफरेंस अभी बताते हैं क्या चीज, डिफरेंस क्या चीज होती है, ये था, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख दें R3 = सीधे सीधे R3 = सीधे सीधे कितना आ जाएगा, उसको R0 मान लें, यानी R0 n² यानी 3 3 का 9 और /4/3। इस वाले फॉर्मूले से, अरे कहां हैं आप लोग, ये देखिए ना 0.53, जिसको R0 माना गया है n²/z, इसी का तो इस्तेमाल करना है 3-4 बार भाई, 1 2 3 4 बार इसी का इस्तेमाल करना, और कुछ थोड़ी करना था। तो इसको हमने कह दिया कि ये R0 हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन में जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। यहाँ पे n²/z है, तो यहाँ n² हमने कर दिया, देखिए 3/z, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से R4 निकालिए, क्या हो जाएगा R0, और यहाँ क्या जाए 16/3। पहले लिथियम का था तो लिथियम के लिए, अब कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है रेडियाई का, वो है डेल्टा R1, तो हम निकाल दें यहाँ पे डेल्टा R1। अब देखिए डिफरेंस क्या चीज होती है, जब भी कभी दो चीजों का डिफरेंस निकालना होता है तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे एक नोट लिखिए जरा, फिर उसको अभी मिटा देंगे। नोट देखिए, 3 चीज आपके जीवन में आएगी, एक होगा चेंज, एक होगा डिफरेंस, एक होगा लॉस। तो पहले हम लिख रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको निकालने के लिए क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना पड़ता है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करिए, बड़े माइनस छोटे, ये लिख लीजिए, ये होता है डिफरेंस। अब अगर चेंज पूछा जाए, चेंज, चेंज, तो चेंज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव कामा 0 कामा नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये चेंज, जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट = 0, चेंज इन वेलोसिटी माइनस इतना, तो वो चेंज अलग चीज है। ठीक है ना, तो ये चेंज। लॉस क्या होता है,
लॉस छोटे में से बड़े को माइनस करना होता है, छोटे माइनस बड़े, ये लॉस होता है। तो 3 टर्म आएगा आपके जीवन, डिफरेंस, चेंज और लॉस। तो डिफरेंस यहां दिया हुआ है, तो हमको अब देखिए कैसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, तो आप क्या करेंगे, तीसरे में से चौथे को माइनस करना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको डिफरेंस का मतलब होता है एक पॉजिटिव संख्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी वो डिफरेंस आएगा। ठीक, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा, दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो जहां शब्द डिफरेंस है मतलब आंख बंद करके पॉजिटिव आना है। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम पे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो देखिए यहां पे इसके लिए आगे लिखा रहता है, यहां पे 0, -1, -2, -3, इस तरीके से लिखा रहता है ना, ये -1। ठीक, इस तरह से यहाँ पे 4 लिख दीजिए, अब तो बड़े समझदार लोग हैं। यहाँ +1, अच्छा इधर प्लस रहता हो, हम एकदम पगलाए हैं कहा, -1। अब आ जाइए इधर -2, इधर -3, इधर -4। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि बताइए -3 और +2 के बीच का कितना डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, देखिए -3 के बाद गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस। 5 क्या आया, माइनस प्लस में आया, नहीं, हमेशा किस में आएगा, वो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा। बात समझ रहे हैं, डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर में से हमेशा छोटे नंबर को माइनस करना होगा। जैसे आपसे कहा गया कि -3 और +2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो +2 बड़ा नंबर है और हमें घटाना किसको, -3 को, यानी माइनस फिर माइनस, ब्रैकेट में माइनस लग के 3, ये आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा आंसर, ये +2 पहले से है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इनटू ब्रैकेट के पहले है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। कितना हो जाएगा, +2 और +3 = 5। ये जरा बहुत कायदे से याद रखिएगा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालिए, बड़ा नंबर कौन है, ये वाला, ये छोटा नंबर, क्योंकि देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। इसको काट लीजिए यहीं पे, क्या है इसको झेल रहे हैं फालतू, कितना हो जाएगा 3R0, आइए 16/3 R0, इसको ऐसे लिख लीजिए खुशी खुशी। ठीक, अब आ जाइए बड़ा नंबर कौन है, ये वाला, तो डिफरेंस हमें चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लिया, बहुत खूबसूरती से कर लिया, R0 माइनस का 3R0, कोई दिक्कत। अब ये तो आपको पता होगा 3 × 3 = 9 और 16 में से 9 हो गया 7, यानी 7/3 R0, 3 3 = 9 और 16 - 9 = 7, 7/3 = R0 फर्स्ट डेल्टा R1, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं उसी पे। अब इसी तरह से इसके लिए कह रहा है कि R3 बता दीजिए, कुछ नहीं करना है, R3 Z की वैल्यू 2, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ये वाला, ठीक है, तो यहां हो जाएगा कितना 9/2 R0, लिख दिया। अरे यहां से देखिए 3 × 3 = 9 रख दिया, यहां पे Z की वैल्यू वहां के लिए 2 है तो 2 रख दिया, ये Z है, Z आप लोग कुछ और समझ रहे हैं क्या, ये Z है, यहां 2 रख दिया, इसको R0 मान लिया, तो 9/2। R3 देखिए, ठीक, ये हो जाएगा 16/2, कितना हो जाएगा 8 R0, 8 R0, तो यानी R4 है ना, ये तो R4 है। अब इनका डिफरेंस चाहिए, तो अब देखिए ये वाला बड़ा है, ये छोटा, ये भाई ये कट इसको छोटा करेंगे 4.5 आएगा, ये 8 ऑलरेडी पहले से है, यानी डेल्टा R2 कह रहा हूं कितना होगा, इसका डिफरेंस, यानी 8 R0 माइनस 9/2 R0, 8 दूना 16, 16 में से 9 गया 7, यानी 7/2 R0, ये हो जाएगा डेल्टा R2। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस कहा था, डिफरेंस चेंज नहीं कहा था उसने, डिफरेंस कहा था, ठीक, R2। अब इनका रेशियो चाहिए उसको, किसको चाहिए, उसी को, सवाल में रेशियो, तो अब हम यहां से रेशियो निकालेंगे डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए पहले इसको रख दीजिए, आपने रख दिया, R0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अरे अब कोई कहेंगे आप एकदम करी के दिखाइए, ऐसे हम मानेंगे नहीं, तो चलिए अच्छा, ये R0 ऊपर है तो यहाँ R0 हो जाएगा इंटू, अब देखिए ये वाला पलट जाता है, ठीक है ना, तो 2/7 R0, मतलब आप लोग मानते हैं नहीं, क्या बताएं, और ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2/3, ये आंसर है, ठीक है, 2/3, इसका रेशियो कितना आएगा 2/3। आसान है ना सवाल, खाली 3-4 बार खाली वही R3 R4 निकाल के उनको घटा के उसको ऐसे करना, ये जेई मेंस का सवाल था।
पहले नहीं बता क्यों तू जी वाला सवाल करा इतना कठिन नहीं, ये जेमेंस में आया था 19 या 20 में, ऐसे ही कुछ है 19 में, 19 या 20 का सवाल है। ठीक, तो डिफरेंस चेंज और लॉस याद रख लीजिएगा। डिफरेंस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, बड़े में से छोटे को घटाओ, बड़े में से छोटे को घटाओ। ठीक, समझ रहे? चेंज निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। लॉस छोटे में से बड़े को घटाओ, निगेटिव ही आएगा, मतलब कम आएगा, जरूरी है निगेटिव ही आए, कम आएगा। ठीक है ना, कम आएगा लॉस। चलिए जैसे अभी भी नहीं समझ आया लॉस का मतलब, जैसे कोई चीज आप 5 रुपए के पेन खरीदे और 10 रुपए खरीदे, 5 रुपया में बेच दिए, तो कितने का नुकसान हुआ? 5 रुपए का। तो वो रुपया 5 माइनस लिखा जाएगा कि 5 रुपए का नुकसान हुआ, इस तरह से लिखा जाता है। नंबर्स में तो माइनस लगा लेंगे, लेकिन आप आंसर में क्या बताएंगे? 5 रुपए का लॉस हुआ, हानि हुई। ठीक है ना, वो चीज है माइनस में ही आएगा, लेकिन वो माइनस को कहां बोला जाएगा कहां नहीं, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसको जल्दी से मिटाइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मतलब जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला सवाल, चलिए ये इसी तरीके से एग्जाम में सवाल आते हैं नीट के और जेईई मेंस के। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी बुकलेट से, जो चैप्टर वाइज हम टॉपिक वाइज हमने कहा था वो ले आइए और उसको लगाइए, तो लगाइए वास्तव में लगाइए। जेईई मेंस का अगर ले आएंगे लगाएंगे तो और अच्छी बात। अगला एग्जांपल है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट। सेकेंड क्या है? थर्ड लिखा है, थर्ड, थर्ड बोर ऑर्बिट फॉर लिथियम +2 इज, ये क्वेश्चन है। ठीक, किसके लिए? लिथियम के लिए। तो लिथियम यहां उतार दिया हमने, इसके लिए n=3 और z=3, और इसके लिए z=3। कोई दिक्कत? भाई जेड की वैल्यू किसके लिए आती है? लिथियम के लिए। अरे हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, इस तरह से याद कर लिए। लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरान की 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7, है ना। नाइट्रोजन तक नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, आ जाइए इधर, ये हो गया भैया लिथियम अपना। आर एन फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, 0.53 एंगस्ट्रॉम में लाना है। ये हो जाएगा सीधे सीधे n² यानी 9/3, जेड की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में, 3 से 3 गया, यानी आर एन = 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9 और 5 3 15। ठीक, एक अंक बाद दशमलव एंगस्ट्रॉम में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अरे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, 0.53 और यहाँ n² किया था बाई जेड किया था, ये इस्तेमाल किया था। तो वो बोला है सवाल में कि थर्ड, तो n=3। आप इससे घबरा रहे हैं कि आप बोहर ऑर्बिट बार बार दे देगा। हमने पहले ही कह दिया कि वो स्पेशली एनसीईआरटी में बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए 1 के लिए लिख दिया, लेकिन सवाल में थर्ड बोहर ऑर्बिट, फोर्थ बोहर ऑर्बिट, यानी n=4 के लिए, n=3 के लिए, जैसे इससे बोला जाए। ठीक है ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं थी, ये यही है। सवाल में इस तरह से देगा वो, और आंसर देखिए आपके सामने करना इसी तरह से होगा और एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आएगी। ठीक, अगला सवाल लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर अगला सवाल। बस जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सब सिखा देंगे, आप परेशान क्या हो रहे हैं? अरे भैया, मतलब हम मानते हैं कि नीट में थोड़ा कैलकुलेशन वाला मैटर रहता है, लेकिन हम खुद ही कैलकुलेशन पे जोड़ देंगे, मतलब हर एक कैलकुलेशन बहुत आराम आराम से बता देंगे, और एग्जाम में भी लग जाएगा जल्दी से। आप एकदम मत परेशान होइए। ठीक, अगला सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज r3, if the radius of third bohr orbit
ठीक, इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4। फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4। देन ठीक, देन नंबर 1 ऑप्शन है r4 को ही निकालना है। r4 इज इक्वल टू 9/16 r3। बी ऑप्शन में r4 इज इक्वल टू 16/9 r3। सी है 3/4 r3, यानी r4 इज इक्वल टू, पूरा लिख दीजिए, r4 इज इक्वल टू 3/4 r3। और डी है r4 इज इक्वल टू 4/3 r3। किसके लिए दिया है? हाइड्रोजन के लिए। नाम ही नहीं लिया है किसी के लिए। नहीं लिया है नाम, यहां छूट गया। ठीक, ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां से बोहर ऑर्बिट, इसको थोड़ा सा हम छोटा लिख दे रहे हैं। नाम दिया है बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3। अब सही है भाई, अगर वो ने देखा तो हम लोग फंस जाते हैं, हाइड्रोजन मान के लगाते हैं लेकिन सवाल गलत माना जाता है ना। हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ, तो भैया हाइड्रोजन के लिए तो ऐसा ही याद है हम लोग को। r3 के लिए 3 त्रिक का 9, यानी r3 इज इक्वल टू क्या था 9r0, n इज इक्वल टू 3 के लिए। n इज इक्वल टू किसके लिए है? 4 के लिए। r4 इज इक्वल टू 16r0। ठीक, तो बताइए r4 और r3 में क्या रिलेशन है? अरे साफ नहीं दिख रहा है, मतलब लीजिए कर दे रहे हैं, मतलब ये वाला, ये देखिए r4/r3 कर दिया, r3/r4, चाहे जो कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी 16/9। ये देखिए r0 से r0 कट जाएगा, लिख के काटे क्या? काहे नहीं काटेंगे, काबिल बन रहे हैं, काटेंगे नहीं बड़का है। r4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/9 r0, ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। इसको लिख दीजिए, जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। सवाल लगाने के बाद ही हम बताएंगे कि किस में पूछा गया है। ठीक है, जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। तो ये रहा कुछ रेडियस से रिलेटेड सवाल। तो आप समझ गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ गए, रेडियस का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कंपैरिजन कैसे करना है, डिफरेंस दिया रहे तब भी हम कर लेंगे, यानी हर तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसी तरह से अब तीसरी थ्योरी उनकी पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।